गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू WSCCI वेलनेस एंड वेलबींग काउंसिल गुजरात। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रेरणा बासवानी। आई एम स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल। अभी जो है आज हम लोग स्पेशल डे मना रहे हैं एज अ टीचर्स डे स्पेशल। तो गुरु गुरु या शिक्षक हमारी लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारे जो संस्कार हैं उसकी नींव, चाहे पढ़ाई के रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है गुरु से ही हमें मिलती है। अगर सही गुरु हमें मिल जाता है तो हम अपनी लाइफ में जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज जो है मेरा सौभाग्य है एक ऐसे गुरु जी से मिल रहे हैं हम लोग, डॉक्टर महात्मा पांडे जी सर। वो साठे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं एंड ही इज वेरी एक्सेप्शनल पर्सन। और आप भी उनके बारे में जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि वो कैसे सब चीजें करते हैं। उसके साथ साथ जो है उन्होंने हमें सिखाया है कि फिजिकल बाउंड्रीज जो है वो कुछ नहीं रहता है। उनका डिटर्मिनेशन जो है बहुत सारी चीजें हमें दिखाता है कि फिजिकल बाउंड्रीज है चाहे डिटर्मिनेशन है, उसमें उनके कोई जवाब नहीं है। एंड ही इज अ पर्सन जो जिनके जो है आर्म्स नहीं है, ही इज बॉर्न विदाउट आर्म्स। उसके बावजूद भी, उनकी फिजिकल बाउंड्रीज के बावजूद भी उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें सिखाई है कि ये जो बाउंड्रीज है ये हमारे डिटर्मिनेशन के आगे जो है कुछ भी नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने मास्टर्स किए हैं, प्लस उन्होंने PhD किया हुआ है। एंड ही इज द एकेडमिक पावर हाउस पर्सन। और उन्होंने हमें जो है एग्जाम्पल दिया है कि डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। तो आज बहुत ही यूनिक वे में हम लोग जो है टीचर्स डे मनाने जा रहे हैं एंड इट्स माय ऑनर टू इनवाइट डॉक्टर महात्मा पांडे जी सर। सो लेट्स वेलकम हिम ऑन माय सेशन। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार नमस्कार। बहुत 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 ही सौभाग्य है सर जो मैं आपसे कनेक्ट हो पाई हूँ। और हमारे WSCCI काउंसिल में आपका बहुत बड़ा स्वागत है सर। और आपने जो है धन्यवाद। बहुत कुछ। जी सर। जी जी और आपके बारे धन्यवाद। में बहुत धन्यवाद कुछ। धन्यवाद। जी सर। जी जी। तो आप सर कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे कि आप कैसे एडुकेटर बने या जैसे आप कैसे टीचर बने। तो आप अपने बारे में प्लीज बताइए सर। जी मैम, मैं अपने बारे में कुछ बोलूं उससे पहले मैं आप लोगों को एडवांस में शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, ये कार्यक्रम रखा गया है, जिस बात को लेकर के, तो हमारी जो अपनी व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ है उसकी चर्चा तो हम करेंगे ही। इसके अलावा जी शिक्षा से रिलेटेड जो शिक्षा संस्थानों में हम शिक्षा देते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम देंगे कि किस तरह से बच्चों को हम मोटिवेट कर पाते हैं या उन्हें आगे कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए उन्हें हम स्ट्रांगली तैयार कर पाते हैं, मेंटली प्रिपेयर कर पाते हैं। तो वो सारी चीजें रहेंगी। जी जरूर सर। मेरे लाइफ का जो पार्ट है मैम, वो बहुत स्ट्रगल भरा रहा है और बड़ा हैप्पीनेस भी रहा है। बहुत ज्यादा मैंने लाइफ में एंजॉय किया है। एंजॉय करते करते मैंने पढ़ाई की है। और जैसा कि आपने कहा कि इस तरह से फिजिकली होने के बाद भी अगर हम इस तरीके से कर पाते हैं कुछ भी समाज जी को या बच्चों को, विद्यार्थियों को अपने अगर दे पाते हैं, तो उसके पीछे सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। अगर हमारे जी भीतर अंदर हमारा आत्मविश्वास है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसी आत्मविश्वास के सहारे हम अपनी सक्सेस को, अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। बशर्ते वो आत्मविश्वास हमारा एक लेवल का होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस वाला लेवल नहीं होना चाहिए। फिर वहीं से आदमी डिसबैलेंस होने लगता है। इसलिए आप जी सिर्फ सर। आत्मविश्वास रखें, अति आत्मविश्वास नहीं। मेरी जो जीवन की यात्रा है वो बड़ी लंबी कहानी है। और बचपन से लेकर के आज तक मैंने किस तरह से अपना जो शिक्षा है या रहन सहन है, जीवन जीने के मेरे जो तौर तरीके हैं,
उन सब पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। सबसे जी। पहली बात ये कि मेरा जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जो इस समय अयोध्या नाम से जाना जाता है, पहले वो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट था। तो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के एक मानापुर गांव है, वहां मेरा जन्म हुआ था। जन्म तो मेरा फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही हुआ था, और जन्म के बाद ही लोगों को लगा कि मतलब ये कैसे करेंगे अपनी सारी चीजें, और ये मतलब फिजिकली डिसेबल्ड है और इनको दोनों हाथ नहीं है, इनको क्या करना चाहिए। तो उस दौरान बहुत सारी स्थितियां आई थी कि जब मैं हॉस्पिटल में पैदा हुआ तो सर्कस वाले, सिनेमा वाले, मतलब ये लोग आए थे जो दिखाते हैं कार्टून वगैरह उस तरीके से, या नट वाला खेल दिखाते हैं। तो वो लोग आए थे, मेरे पेरेंट्स से पूछे कि मतलब मेरी माता जी से पूछे कि इनको मैं ले जा सकता हूँ, इसके एवज में मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। तो मेरी माँ ओ। ने इनकार कर दिया। हाँ, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं जैसा भी है, हम लोग कुल 5 बहनें और 7, मिलाकर के 7 लोग हैं। 5 बहनें और 2 भाई अभी हैं, मौके पर 3 भाई थे हम, एक हमारे भाई नहीं रहे हमारे बीच। तो 5 बहनें और 3 भाई हम लोग अपने परिवार में हैं, और मैं अपने परिवार में सबसे छोटा, लास्ट कह सकते हैं, मतलब सबसे आखिरी में मैं ही पैदा हुआ और इस स्थिति में आया। बाकी सब जितने हैं भाई बहन सब नॉर्मल, सब हट्टे कट्टे अच्छे, मतलब अच्छी पर्सनालिटी वाले हैं, और मैं ही थोड़ा हाइट में भी थोड़ा हो गया। तो ये तो ऊपर वाले का जी। सब खेल है, जो जैसा जिसको जी। बनाता जी। है वैसा होता है। तो इसकी कोई जी। मतलब वो नहीं है। तो मेरी ये कहानी इस तरह से शुरू होती है कि मैं वहां पैदा होता हूँ। उसके बाद मेरी शिक्षा के लिए थोड़ा सा परिवार में चिंता का विषय बनता है कि ये मान लीजिए अगर इनकी परवरिश तो हम लोग किसी तरीके से कर लेते हैं, ये कैसे सारा काम करेंगे, आगे पढ़ाई लिखाई कैसे होगी। तो उसमें जी। मेरी एक छोटी बहन है, इस समय फैजाबाद में ही उनकी शादी हुई है, फैजाबाद जिले में ही। पूनम त्रिपाठी नाम है दीदी का मेरे। तो उन्होंने मुझे पैर में, जैसे उस समय पेन तो नहीं होती थी, चाक होता जी। था, चाक, और वो, हाँ, कलम होती थी, वो कलम हमारे पैर में वो पकड़ाती थी और मैं उसे ही लिखना शुरू कर देता था। तो वहीं से हमारी हिस्ट्री जो है बनती गई धीरे धीरे, और वो आगे बढ़ते गए स्टेप बाय स्टेप, और वो हमें बताती गई कि आगे कैसे करना है। इसी तरह से मैंने 10वीं की परीक्षा दी। 10वीं की परीक्षा जब मैंने दिया तो वहां देखने वालों का पूरा मजमा जुटा रहता था मैडम, और इतनी भीड़ होती थी कि मतलब मुझे पेपर देने में भी एक बार सोचना पड़ता था कि मैं लिखूंगा कब, इन लोगों से फेस कर रहा हूँ, लोग आ रहे हैं एग्जाम में जुट के, वहां भीड़ कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं लोग। तो बहुत ओ। डिफिकल्टी वहां मेरे सामने आई, और नतीजा ये आया कि मैं सेकेंड डिवीजन पास हुआ। मैं फर्स्ट क्लास पास भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये रुचि थी कि आगे भी पढ़ना है। फिर मैं सोचा कि 11th 12th में मैं साइंस पढ़ूंगा, मेरी बड़ी इच्छा थी। लेकिन किसी कारणवश मैं साइंस लिया जरूर, लेकिन आगे तक उसको मैं ले ना जा सका, साइंस को जो बीच में मुझे छोड़ना पड़ा 12th के बाद। फिर मैंने अयोध्या में ही एक साकेत महाविद्यालय है, वहां से मैंने बीए किया। बीए में मैंने फर्स्ट क्लास, और साकेत स्नातकोत्तर जो महाविद्यालय है, वो महाविद्यालय मैंने टॉप किया था बीए में। ओके। ग्रेट। और उसी समय मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एमए करने के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी मेरा प्रिय विषय रहा है शुरू से ही, और हिंदी में मेरी बहुत सारी चीजें हैं, मैं कविताएं भी लिखता हूँ थोड़ी बहुत छोटी मोटी। और हिंदी शुरू से ही मैं उसमें पढ़ने में मेरी ज्यादा रुचि रही है, और आज भी मैं बहुत ज्यादा पढ़ता लिखता रहता हूँ। हिंदी साहित्य से मेरा बहुत गहरा जुड़ाव है। तो मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का वहाँ एंट्रेंस एग्जाम दिया था, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में भी मैंने संस्कृत से दिया था एमए के लिए। तो सिलेक्शन मेरा दोनों जगह हो गया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मेरी जो सिलेक्शन का मेरा जाने का, जेएनयू जाने का मेरा मन था। तो मैंने वो डिसीजन बहुत बाद में लिया, क्योंकि उसके पहले मैं बीएचयू में काउंसलिंग के लिए जा चुका था, काउंसलिंग करा के आ गया ओके। था। मन नहीं माना, ये हुआ कि मैं देख लूं, रिजल्ट आया हुआ होगा जेएनयू का तो मैं देख लेता हूँ एक बार। और देखा तो सचमुच वहां भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, और मैं वाह। जेएनयू पहुंचा, और वहीं से मेरे जीवन की जो दिशा है, वो दिशा ही पूरी तरह से बदल जाती है। और वहीं से जा करके पढ़ने के प्रति, पहले तो बचपन मेरा बहुत अजीबोगरीब था, खेल कूद, बदमाशियां, फिल्में देखना, ये सारी शरारतें मेरी रही हैं। और इसी दौरान अपने कुछ मित्रों के साथ कैरम बोर्ड वगैरह खेलना, ये मेरी पसंदीदा रुचियों में से एक है, आज भी मैं
मौका पाता हूँ तो जरूर कैरम खेलने बैठ जाता हूँ। वाह। तो वहां से मेरा सफर जब जेएनयू में मैं पहुंचा तो वहां मुझे मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा, मेरे कोई अपने दोस्त वहां नहीं गए थे, जो ग्रेजुएशन के दौरान के दोस्त मेरे नहीं थे, वो सब वहीं मिले, वहीं दोस्ती हुई। और जेएनयू ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, चाहे वहां के टीचर्स हों, चाहे वहां के मेरे दोस्त हों, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं उन्हीं की बदौलत आगे बढ़ता चला गया। और मेरी लाइफ में मुझे पढ़ाने के पीछे, मुझे इस योग्य बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे बड़े पिताजी का है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और उन्होंने मुझे शिक्षा दिलाई, उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया। और उन्होंने जेएनयू जाने से पहले मुझसे कहा है कि देखिए, आपको मैं जेएनयू तो भेज दूंगा, आप जाइए पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि घर से मैं किसी को भेज पाऊंगा तो ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, घर से कोई जा नहीं पाएगा कि आपको वहां रह करके। और तो मैंने ये चैलेंज स्वीकार किया और मैं गया। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार मुझे भेज दीजिए, आप आर्थिक रूप से मुझे कमजोर मत होने दीजिएगा, बाकी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मैं इतना स्ट्रांग हूं कि मैं वहां रह लूंगा। तो ये मेरा जो वाह। कॉन्फिडेंस था, उसी के बदौलत मैं वहां पहुंचा। और वहां जब मेरी दोस्ती इतनी प्रगाढ़ होती गई, मेरे कई दोस्त हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने मुझे मतलब इतना सहयोग दिया। उसमें उसी समय गोरखपुर से आए थे विवेक शुक्ला मेरे दोस्त, और हमारे ही गांव साइड से थे मनीष सोनी, अजय वर्मा। ये सब मेरे दोस्त थे जिन्होंने मुझे सहारा दिया। मुझे वहाँ हॉस्टल में मैं उन लोगों को अपने साथ अपने रूम में रखता था। वो लोग मुझे कपड़े वगैरह पहनाने का काम, या खाना खिलाना है, चाय पिलानी है, कुछ करना है, तो वो लोग बहुत अच्छे से इतना केयर करते थे कि उतना मतलब सचमुच पेरेंट्स भी एक बार मतलब नहीं कर पाएगा अगर कहा जाए तो, जितना उन्होंने किया मेरे लिए। और आज वो सब सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ चुके हैं। मेरे जितने भी दोस्त हैं, विवेक इस समय डेनमार्क यूनिवर्सिटी में है, वो डेनमार्क में पढ़ा रहा है, हिंदी साहित्य का प्रोफेसर है वो। अजय वर्मा का मैंने नाम लिया, अजय वर्मा इस समय सहारनपुर में वो पीसीएस, लोअर पीसीएस क्वालिफाई किया था, तो वहाँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। और मनीष सोनी मैंने नाम लिया, वो इस समय राजभाषा अधिकारी है। और भी कई मेरे मित्र हैं वहाँ जेएनयू में, और आज भी उनसे संपर्क बना हुआ है। वो लोग लगातार मेरे बारे में हमेशा मेरी कुशल क्षेम पूछते रहते हैं। तो वहां से मैंने एमए किया। फिर उसी दौरान एमए के बाद ये हुआ कि एमफिल कर लिया जाए, वहां एमफिल भी था। तो टीचर्स का मेरे गाइड डॉक्टर देवेंद्र चौबे जी, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, इन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। इन्होंने मुझे उच्च शिक्षा के लिए, एमफिल करने के लिए प्रेरित किया, विषय का चयन भी किया, और मैंने उसी समय एमफिल कर लिया वहां से। और एमए करते समय ही मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा, जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है, जिसके बिना हम टीचिंग के लिए, प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हैं, वो परीक्षा मैंने एमए के दौरान ही पास की थी। और उसी की बदौलत आज मैं मुंबई के साठे महाविद्यालय में, मुंबई विश्वविद्यालय से जो एफिलेटेड है साठे महाविद्यालय, उस साठे महाविद्यालय में मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। तो उसी यूजीसी नेट की परीक्षा और एमफिल की परीक्षा का ही वो है। हुआ यूं कि मेरे बड़े पिताजी का मैंने आपको बताया, चर्चा की योगदान का। उन्होंने उस दौरान भी मुझसे कहा, मुंबई में जब वैकेंसी आई तो मैंने अप्लाई किया था, तो उन्होंने कहा कि आप मुंबई जाएंगे नौकरी करने, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, आप यहीं ट्राई कीजिए, यूपी में ही कहीं हो जाएगा आपका, आसपास कहीं हो जाएगा। तो मैंने कहा देखिए, मैंने बीएड वगैरह नहीं किया है, बीटीसी नहीं किया है कि मैं यूपी में रह पाऊंगा। नेट के लिए यहाँ यूपी में बहुत लड़ाई है, हायर एजुकेशन हो या पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन होगा तो ठीक है, मैं बाद में ट्राई करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने मुझे जाने के लिए परमिशन दिया और मैं यहाँ मुंबई इंटरव्यू के लिए आया। और इस इंटरव्यू में भी मेरे दो तीन मित्रों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो एक मेरे मित्र हैं, इस समय लखनऊ में एडवोकेट हैं, राजेश नायक, और एक है सत्येंद्र पांडे, और एक राजीव पांडे मेरे मित्र हैं। ये तीनों मेरे बचपन के मित्र हैं, 10वीं से पढ़े हैं, और आज तक उनका साथ अभी भी बना हुआ है। इन सबकी प्रेरणा से ही, इन सबकी शुभकामनाओं से ही मैं मुझे उस समय राजेश नायक ने पूरा सपोर्ट किया था, सत्येंद्र ने मुझे सपोर्ट किया था मुंबई आने के लिए। उन्होंने टिकट वगैरह सब, वो लोग भी फ्लाइट का टिकट निकाले। मैं दिल्ली से मुंबई इंटरव्यू देने अपना आया हुआ था, और मैं यहाँ इंटरव्यू दिया, यहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैं यहाँ पर 23 जुलाई 2007 से
मैं यहाँ लगातार पढ़ा रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये विश्वविद्यालय भी बहुत बढ़िया है, यहाँ के प्रोफेसर मुझे अब जानने लगे हैं। पहले से भी जानते थे, मेरे यहाँ आने के पहले भी कुछ लोगों को ये अनुमान लग गया था कि ये यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पढ़ाएंगे। तो अब लोगों का प्यार मुझे मिलता है। लास्ट में मैंने पीएचडी किया मैडम, वो मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से किया। और मुंबई यूनिवर्सिटी से पीएचडी मैंने अपने सुपरवाइजर प्रोफेसर भूवनाथ पांडे जी हैं, उन्होंने मुझे समकालीन हिंदी उपन्यासों में सांप्रदायिकता विरोधी चेतना, इस विषय पर उन्होंने मुझे पीएचडी कराई। और बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव उन्होंने किया, एकदम अपने मित्रता का भाव उन्होंने दिया और मेरी थीसिस तैयार करवाने में, मेरा इंटरव्यू करवाने में। इनफैक्ट पीएचडी के बाद जो खाना वाना खिलाना पड़ता है, तो उसके लिए भुवनाथ सर ने ही पूरा टोटली खर्चा वहन किया, मुझे कुछ भी नहीं करने दिया। तो इस तरह का अगर शोध निर्देशक आपको मिल जाए तो आपके क्या कहने, आपके भाग्य जग जाते हैं। मुंबई विश्वविद्यालय में ही प्रोफेसर रतन कुमार पांडे सर हैं, पहले थे, रिटायर हो चुके हैं, इस समय करुणा शंकर उपाध्याय सर हैं। इन सबका बहुत असीम सहयोग मेरे ऊपर रहता है। और मेरे विभाग में प्रोफेसर प्रदीप कुमार सिंह जी हैं, साठे कॉलेज में मेरे हेड हैं, उनका स्नेह। और हमारे कॉलेज के जो प्राचार्य पहले मैडम थी डॉक्टर कविता रेगे मैडम, और इस समय जो वर्तमान के प्राचार्य हैं प्रोफेसर डॉक्टर माधव राजवाड़े सर, इनका असीम सहयोग मुझे मिलता रहता है। और मेरे लाइफ से जुड़ी हुई कुछ बातें ये कि मैं जब पढ़ रहा था, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि आपकी शादी हुई होगी तो नौकरी के बाद हुई होगी, लेकिन मेरी शादी मेरी नौकरी से पहले हो गई। मेरी मेरी नौकरी नहीं लगी थी, मैंने यहाँ ज्वाइन किया 18 जुलाई 2007 को मैंने यहाँ साक्षात्कार लिया था हिंदी साहित्य के लिए। और उसके बाद जो है 23 जुलाई 2007 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया। और उस समय मिसेज मेरी प्रेग्नेंट थी और वो गांव में थी और मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया था, मुझे यहाँ ज्वाइन भी करना था। उस समय मैं वहां था भी नहीं गांव में, तो डिलीवरी थी। तो इस तरह का मतलब मेरी पत्नी डॉक्टर अर्चना पांडे, वो भी मुंबई विश्वविद्यालय से, डॉक्टर दत्ता मुरुमकर सर हैं, इस समय हेड हैं, उनके निर्देशन में उन्होंने भी हिंदी साहित्य में पीएचडी किया हुआ है। तो डॉक्टर अर्चना पांडे जी का मेरे जीवन में बहुत अहम योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो सहयोग वो करती हैं आज, मतलब अब क्या कहूं मैं, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उनको शब्दों में बांध नहीं सकता, वो मेरे लिए असीम है, अपरिभाषेय है। वो इतना मतलब आप में समझ लीजिए, एक पत्नी की भूमिका में भी अगर उनको देख सकती हैं आप, एक माँ की भूमिका में अगर चाहे तो देख सकती हैं, एक बहन की भूमिका में, मतलब सारे उत्तरदायित्वों का निर्वाह वो इतनी कुशलता से करती हैं कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा डिसीजन मैडम मेरे लाइफ में उनका ये रहा कि मेरे पास दोनों हाथ ना होते हुए भी उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया, उन्होंने मुझसे शादी करने का जो फैसला किया। मेरी लव मैरिज नहीं है मैडम, मेरी अरेंज मैरिज है ना। तो मेरे मम्मी पापा, मेरी जो पत्नी है अर्चना जी, उनका मायका मेरे गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर है, ज्यादा दूरी पर नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स ने और उनके पेरेंट्स ने मिल करके अरेंज मैरिज करवाई है। और वो मुझसे एज में 5 साल छोटी है। तो लेकिन वो उस समय 12th पास करके ग्रेजुएशन 1 साल उनका कंप्लीट हुआ था। और पार्ट 2 में वो थी, ग्रेजुएशन पार्ट 2 में उस साल उनकी शादी मुझसे हुई जब। तो बाकी आगे की पढ़ाई के लिए मैंने उनको खुले रूप से छोड़ा कि मैंने आप पढ़िए और आप आगे जाइए। और इसका परिणाम ये है कि अभी वो पीएचडी 2017 में उनकी पीएचडी अवार्ड हो चुकी है। और आज भी वे इस समय बीएड में, मैंने उनको बोला है करने के लिए बीएड, और इस समय वो बीएड में एडमिशन ली हुई है। यही जहाँ मैं रहता हूँ कल्याण में, यही एक साकेत महाविद्यालय, साकेत ज्ञानपीठ है, उसी साकेत ज्ञानपीठ में वो बीएड का पहला वर्ष मतलब उन्होंने पूरा कर लिया है, दूसरे वर्ष में वो प्रवेश कर गई हैं। तो आज भी मतलब उनके अंदर वो लगन है। और मेरे परिवार में 2 बेटियां हैं। मेरी बड़ी बेटी मेरी जो है वो 11th स्टैंडर्ड में कॉमर्स में है, और छोटी बेटी अभी 10th में है। बेटा मेरा अभी 4th में है। बड़ी बेटी का नाम आकाशी पांडे, छोटी बेटी मेरी अक्षरा पांडे, और बेटा मेरा अद्वैत पांडे। तो ये पांडे फैमिली छोटी सी है और बहुत प्यारी फैमिली है। अगर आप कभी मिलने का अवसर मिले तो जरूर मिलिए इस फैमिली से, और मिलकर आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। और कभी ऐसा नहीं हुआ,
पत्नी को तो मतलब कभी वो फीलिंग आई नहीं कि इनके पास हाथ नहीं है। मेरे बच्चे भी, तीनों बच्चे आज तक मतलब उनको एहसास नहीं हुआ कि मेरे पापा के पास, मेरे डैडी के पास हाथ नहीं है या वो कुछ कर नहीं सकते। वो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं। अभी आप जब बोली ना कि इसको ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए मोबाइल को, तो बेटी साथ में थी, तो वो बाकायदा छोटी वाली बेटी वो पूरा सेटअप कर रही थी साथ में। हालाँकि मैं खुद जी कर सर। लेता हूँ सारा कुछ पैर से, लेकिन उसको मैंने बुला दिया था कि थोड़ा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज़रूर आना। तो इस तरह से ये जी है। सर। बाकी आप सब आगे कुछ बहुत ही सवाल जान पूछिए के। तो जी, जी, जी जी। सर। समय का थोड़ा-सा अभाव है और बहुत ही अच्छा लगा आपके बारे में जान के, आपका जो भी बैकग्राउंड था और इतना कुछ आप कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और आपका फैमिली का तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। और शत-शत नमन जो है सभी को, आपकी फैमिली को जो है बहुत बड़ा थैंक यू सो मच कि इतना सारा सपोर्ट वो आपको कर रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं। और इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी जो है आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लाइक अ नॉर्मल पर्सन जो है आप सारी चीजें कर रहे हैं। और बहुत ही सर आपको सैल्यूट है, आपको और आपकी फैमिली को थैंक यू कि मैम, थैंक यू सो मच मैम। इतनी सारी कि ये एक डिटर्मिनेशन है लोगों के लिए, ये एक डेडिकेशन है कि जो है फिजिकल जो बाउंड्रीज है, लोग जो है छोटी छोटी चीजों में जो है दुखी हो जाते हैं और आपके जो है जो मेन इम्पोर्टेंट जो है लोगों के लिए रहता है, आजकल हाथ रहते हैं इम्पोर्टेंट, वो न होने के बावजूद भी आप इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई आपने किया है, आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से आप सबको शिक्षा दे रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा सबके लिए एग्जाम्पल है आप जो है कि हमारा जो माइंड ही हमारा जो है मेन चीज है। हम हमारे विल पावर से जो हम लोग कोई भी मंजिल पा सकते हैं और बहुत ही सैल्यूट है सर आपको। इसके बारे में जानना चाहूंगी कि आप जो है कैसे मैनेज करते हैं, जैसे आंसर शीट्स रहते हैं वो सब आप खुद ही लिखते हैं या फिर जो जी, 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 जी। बिल्कुल, और आंसर शीट्स वगैरह मैं खुद बच्चों के जो पेपर्स होते हैं उसको मैं खुद ही चेक करता हूँ। इवैल्यूएशन वगैरह उसका मैं खुद करता हूँ। पेपर असेसमेंट का मेरी ड्यूटी भी वहाँ लगती है। कॉलेज में मुझे एक एग्जाम में जैसे लोगों को सुपरविजन के लिए दिया जाता है, तो मुझे वहाँ जहाँ पेपर असेसमेंट होता है, तो वहाँ पर मेरी ड्यूटी लगती है, तो मुझे पेपर कलेक्ट करने रहते हैं। एग्जामिनेशन में जो पेपर हो गए रहते हैं, तो वो सारे पेपर उसके पूरा डाटा कलेक्ट करके और पूरा नोट डाउन करके एक रिपोर्ट बनानी रहती है कि इसको ऐसे करना है और यहाँ देना है। तो वो मैं अपने पैर से सारा कुछ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं कल्याण में रहता हूँ मैडम, और कल्याण से विले पार्ले की दूरी है 57 किलोमीटर। और मैं डेली लोकल ट्रेन, मुंबई में लोकल ट्रेन के बारे में आप जानती होंगे कि क्या भीड़ जी होती है और कितनी दिक्कतें आती हैं। और जी जी उन सर। दिक्कतों से गुजरते हुए, उसको अच्छे से फेस करते हुए मैं आगे निकल जाता हूँ। दादर से मुझे ट्रेन बदलनी पड़ती है, फिर सुबह 7, पौने 7 बजे कॉलेज में टच होना पड़ता है। और 7 बजे से ओ। लेक्चर आता है। मैं कंटिन्यू अपने लेक्चर 7 बजे से लेता हूँ। 7 बजे से 12, साढ़े 12 बजे तक मैं कॉलेज में अवेलेबल रहता हूँ मैं। तो वहाँ जी जी बच्चों बच्चों को भी सिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मेरे बच्चे भी, इस पर बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे, वो सुन रहे होंगे मुझे, और मेरे बच्चों से मुझे बहुत प्यार मिलता है मैम। मतलब जी। यूँ कह सकते हैं कि बच्चे भी मेरे फैन हैं और बच्चों का भी मैं फैन हूँ, है ना? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बच्चे मुझे सही। बहुत स्नेह देते हैं, बहुत आदर करते हैं। उनकी कोई डिफिकल्टीज है, उन्हें कोई डाउट्स है, तो उनको बोलता हूँ कि बेहिचक आइए, निसंकोच मुझसे पूछिए। किसी तरह की अगर कोई, मैं जो भी पेपर पढ़ाता हूँ, कहानी हो, कथा साहित्य हो, उपन्यास हो, कविता हो, नाटक हो, जो भी हो, या जी आजकल हमारे यहाँ मीडिया का भी एक पेपर चला है, जनसंचार या पत्रकारिता या प्रयोजन मूलक, जो जिसे हम लोग फंक्शनल हिंदी बोलते हैं, तो फंक्शनल हिंदी भी मैं पढ़ाता हूँ अपने यहाँ। तो वो सारी चीजें कहीं भी, अब हमारे यहाँ कोई भी पेपर होता है तो मैं आराम से बच्चों का पेपर भी, जैसे इंटरनल्स वगैरह लेना रहता है तो मैं खुद ही जाता हूँ। उसके लिए मेरी ड्यूटी सुपरविजन में लगे या ना लगे, लेकिन मैं क्लासरूम में जाकर के बच्चों का पेपर बाकायदा ऑर्गेनाइज कराता हूँ, पेपर लेता हूँ, उन्हें लेक्चर्स देता हूँ। मोटिवेशनल लेक्चर्स मेरा रहता है बराबर उन लोगों के लिए। और मतलब बहुत अच्छे हैं। अभी तक 2007 से लेकर के और 2023 तक अभी मुझे किसी तरह की परिस्थिति का सामना शिक्षा से जुड़े होने पर कभी आई नहीं, मतलब बच्चों के बीच भी नहीं। और पूरे स्टाफ का मुझे सपोर्ट मिलता है मैम, चाहे वो हमारे कॉलेज का टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, या मेरे स्टूडेंट्स हों। मेरे विद्यार्थी मुझे बहुत प्रिय हैं।
और आपकी जी। जानकारी के लिए बता दूं कि मैं अपने कॉलेज में रिसर्च गाइड भी हूँ, शोध निर्देशक भी हूँ, मैं पीएचडी करवाता हूँ। अभी जून में ही ओके। मेरे अंडर में एक एक पीएचडी मेरे अंडर में अवार्ड हुई है, और दूसरी पीएचडी का भी चल रहा है इस समय। तो ग्रेट। इस तरह का है मेरा, इस तरह का मेरा सफर है मैडम। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत आनंद के साथ पूरा मैं इंजॉय करते हुए बच्चों को पढ़ाता हूँ। और क्लास में ऐसा नहीं है कि वो बच्चे, अपनी तारीफ नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि बच्चे बोरियत ना महसूस करें, बोर ना हो, वो उन्हें ये ना लगे कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं और बाकी कोई ज्ञान इनको नहीं है। तो मैं जी, जी थोड़ा सर। गीत संगीत में भी मेरी रुचियां हैं, तो मैं उसको लेकर के भी अभी आप मुझे नंबर मेरा अगर ऐड होगा तो मुझे आप स्टेटस पर पाएंगे, तो मुझे संगीत से जुड़ा हुआ आप देख पाएंगी। और मैं कुछ ना श्योर। कुछ आयोजन प्रयोजन करता रहता हूँ। और अपने कॉलेज की हर गतिविधियों में, जैसे कोई कार्यक्रम हिंदी की तरफ से होता है, अभी 23 तारीख को हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती थी, तो महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी ने एक कार्यक्रम करवाया था तुलसी जयंती पर, तो उसमें मैंने संचालन खुद किया था। और पूरा संचालन के साथ साथ वो पूरे आयोजन की भी जिम्मेदारी मेरी थी। तो मैंने वहां भी अपना उत्तरदायित्व, अपनी भूमिका जो है बखूबी निभाई है। और हमारे जो मुंबई में भी जो टीचर्स हैं, भगवती उपाध्याय सर हैं, और दिनेश पाठक जी हैं, और बाकी लोग भी जितने टीचर हैं, सतीश पांडे जी हैं, शीतला प्रसाद दुबे सर हैं, अनिल सिंह सर हैं, मोहसिन खान जी हैं, इन सब का सपोर्ट मैं किसी भी काम के लिए, या महिलाओं में जो शिक्षिका हैं, उनमें रेखा शर्मा मैडम है, और मिथिलेश शर्मा जी हैं झुंझुनवाला कॉलेज में, उर्मिला सिंह जी हैं इस समय। तो ये सब इनसे मेरा जुड़ाव लगातार बना रहता है, पठन पाठन को लेकर के, पाठ्यक्रम को लेकर के। हालांकि हमारा कॉलेज अभी ऑटोनॉमस हो गया है, तो हम लोग खुद ही अपना पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, लेकिन फिर भी जी। बावजूद इसके हम लोग पाठ्यक्रम को लेकर के चर्चा पर चर्चा करते रहते हैं। और जितने भी यहाँ है कॉलेज से, मुंबई विश्वविद्यालय से एफिलेटेड जितने कॉलेज हैं, कल्याण में बिरला कॉलेज है, वहाँ श्याम सुंदर पांडे जी हैं, उनसे भी कोई बातचीत होती है तो हम लोग परामर्श लेते रहते हैं। इसी तरह से और भी सेमिनार वगैरह जितने सेमिनार होते हैं, अभी बीच में एक सेमिनार हुआ था मैडम, तो वहां जब मुझे बोलने के लिए बुलाया गया, मुंशी प्रेमचंद के बारे में आप सुनी होंगी, प्रेमचंद जी पर मुझे बोलना था। तो वहां ये हुआ कि ऐसा कोई सेमिनार बचता नहीं है जहां डॉक्टर महात्मा पांडे जी अपना पेपर प्रस्तुत ना करते हो, अपना प्रेजेंटेशन वहां ना देते हो। तो ये मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे लिए खुशी की बात है कि इस तरीके से मुझे याद किया जाता है और मैं हर जगह उपलब्ध रहता हूँ। तो ये मेरे लिए गौरवान्वित करने वाला पल होता है मैडम, और बहुत बढ़िया है। और मेरी फैमिली बहुत प्यारी है, और बहुत अच्छे से हमको ये लोग मतलब ध्यान रखते हैं कि मतलब मेरे हस्बैंड को, मेरे पापा जी को कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई ये नाराज ना हो जाए, कोई तकलीफ ना इनको हो। मतलब ये लोग हमेशा मेरा जी। चेहरा पढ़ते रहते हैं, ये समझ लीजिए कि मैं उनको पढ़ूं ना जी। पढ़ूं, लेकिन वो लोग मुझे हमेशा पढ़ते रहते हैं। मैं किताबें पढ़ता हूँ, वो लोग मुझे पढ़ते हैं, ऐसा कह जी, सकती हैं। जी सर। और इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि अगर किसी को एक अच्छे गुरु की तलाश हो, शिक्षक की तलाश हो, तो उसके साथ कुछ पल बिताना सबसे जरूरी हो जाता है। अगर आप किसी को अपना गुरु मानते हैं, तो आप जी। अपना सब कुछ उसको न्यौछावर कर दीजिए। और जैसा कि सवाल अगर आप करती हैं कि मतलब आप किसे अपना आदर्श मानते हैं, तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत कठिन सवाल है। तो जी। बहुत सारे मेरे गुरु रहे हैं बचपन से लेकर के और अभी तक। सबसे बड़ी गुरु तो मेरी माँ ही थी। उसके बाद मेरे बड़े पिताजी ने मुझे जो प्रोत्साहन और जो स्नेह प्यार दिया उन्होंने, बड़े पिताजी की ही बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। जेएनयू में भी मैं उन्हीं की बदौलत था, आज यहाँ भी मैं उनके ही बदौलत हूँ। उसके बाद मैं जब जेएनयू पहुंचा, वहां पहुंचाने में मेरे कई गुरु हैं जिनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो इसके लिए जो है मैं सबका आभारी हूँ, एक साथ अपने सभी गुरुजन का आभार व्यक्त करता हूँ। उनका स्नेह मुझे आज भी मिलता रहता है। मैं किसी को भी अपने गुरु को याद करता हूँ, तो वो मेरे लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी किसी के चेहरे पर या किसी के मुंह पर मतलब इनकार की भावना नहीं रहती है। अगर मैंने कह दिया कि हाँ सर मुझे ये मदद चाहिए, मुझे ऐसी इन चीजों के बारे में जानना है, तो वो मेरे गुरु मतलब कहने का ये है कि मेरे जो बचपन के रहे हैं गुरु, वो भी, और 10वीं 12वीं के गुरु भी, और
आगे चल के मैं ग्रेजुएशन में गया तो वहाँ साकेत महाविद्यालय में भी मुझे डॉक्टर अनुराग मिश्र जी, डॉक्टर परेश पांडे जी जिन्होंने मुझे पढ़ाया, डॉक्टर कमलाकर जी, और एक मेरे मौसी के बेटे हैं भैया डॉक्टर सत्यप्रकाश शुक्ल जी, उनसे मेरा बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है, बहुत अच्छा रहा है। और वो हम दोनों ने नेट यूजीसी नेट की तैयारी एक साथ की थी और दोनों ने पढ़ाई बहुत मिल के की थी, बड़े मन से की थी। और संयोग से उनका उसी समय जेआरएफ नेट दोनों हुआ था और मेरा नेट हुआ था एग्जाम क्लियर। और आज भी हम दोनों कभी बातचीत करते हैं तो पढ़ाई को लेकर के, हमेशा शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कि क्या क्या करना है अपने जीवन की दिशा में आगे, या शिक्षा की दिशा में क्या कर सकते हैं, लिखने पढ़ने से संबंधित बातें। मेरे और भी जो जिनसे मैं बहुत प्रेरित रहा हूँ, कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में मतलब नाम बिल्कुल नहीं लिया जा सकता अकेले, क्योंकि अकेला कोई नहीं है, बहुत लोग हैं, तो कितनों का जी नाम सर। लूंगा तो अच्छा नहीं है ना। तो इन्हीं जी शब्दों जी के सर। साथ आप आगे से कुछ सवाल आपके हैं तो पूछ सकते हैं मैडम। ये मेरी जी सर। हिस्ट्री है, मेरा इतिहास है, ये मेरे जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं। और चरण चूम जी सर। लेती है चलकर मंजिल, चरण चूम लेती है चलकर मंजिल, मुसाफिर गर कभी हिम्मत न हारे, मुसाफिर गर कभी हिम्मत न हारे। अगर अपने अंदर साहस है, आत्मबल है, आत्मविश्वास है, तो निश्चित रूप से आपकी मंजिलें जो है वो आपके चरण चूम लेंगी, आपके चरण पखार लेंगी। लेकिन आप में वो उत्साह, आप में वो स्वाभिमान, आप में वो आत्मसम्मान, आप में वो साहस का होना जरूरी है। बिना उसके मुझे खुद व्यक्तिगत रूप से कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे पास दोनों हाथ नहीं है। मैं ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं, सपने में भी नहीं सोचा कि मेरे पास दोनों हाथ नहीं है, क्योंकि मुझे कभी कोई बाधा आई ही नहीं। और बाकी मेरे परिवार में मेरी जो बहनें हैं, पांचों बहनों का भी मुझे सहयोग बराबर मिलता रहता है, सबका स्नेह मिलता है, मतलब। और मेरी बड़ी दीदी हैं, उनसे भी मुझे बराबर प्यार मिलता है, छोटी बहन है उनसे भी प्यार मिलता है, परिवार में सबका प्यार मिलता है। और बाकी आप और कुछ अगर पूछना चाहें तो आपका स्वागत है मैडम, पूछिए, आप पूछ सकते जी हैं। जी सर। और सर बहुत ही बढ़िया आपने कहा कि जो है अगर हमारे पास जो है डिटर्मिनेशन, अगर हमारे पास जो है उत्साह जी है, जी हमें कुछ कर दिखाना है तो हम जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये हमारे जी विल जी पावर के ऊपर ही जो है सारी डिपेंडेंसी है, चाहे फिजिकल लिमिटेशन है चाहे कुछ भी है, वो कहीं पे भी नहीं आता है। हम कोई भी जी फिजिकल जी जी डिसेबिलिटी के साथ जो है बहुत कुछ कर सकते हैं। ये आपका जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि चाहे जी जी फिजिकल डिसेबिलिटी हो या ना हो, लेकिन तो भी हम लोग जो अपनी मंजिल पा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज जी आपने जी। कही सर, और बहुत ही अच्छी आपने कविता देखिए सुनाई सर। और मैडम, देखिए कह रहा हूँ लाइफ में सबके कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो, जिसके जीवन में संघर्ष ना हो। और बिना जी सर। जीवन बिना संघर्ष के जीवन भी बेकार है, बिना चुनौतियों के जीवन बेकार है, उसको मैं मूल्यहीन समझता हूँ, वर्थलेस समझता हूँ। अगर चैलेंजिंग नहीं है आपके लाइफ में, स्ट्रगल नहीं है आपके लाइफ में, तो वो लाइफ लाइफ नहीं रह जाती मैडम, वो जी मूल्यहीन हो जाती है, वर्थलेस हो जाती है, बिल्कुल। तो इसलिए जी मैं जी सर। हमेशा चुनौतियों से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, संघर्षों से ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, बिल्कुल मैम। जी जी सर। और जैसे अभी जो है शिक्षक दिवस आ रहा है, तो मैं चाहूंगी कि जो ग्रेट टीचर है, जो अच्छा शिक्षक है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो आप इसके बारे में कुछ संक्षेप में बताना चाहेंगे सर। बिल्कुल मैम, एक अच्छे शिक्षक को सबसे पहले तो अपने विद्यार्थियों के बीच में जब आप होते हैं तो आप अपना बेहतर देने की कोशिश कीजिए, आप अपने ज्ञान को छिपाइए मत, सब कुछ को जी जो भी आप में है आप उसको उड़ेल दीजिए, आप अपना पूरा निचोड़ दीजिए अपने आप को, तब आप एक अच्छे शिक्षक माने जाएंगे। अच्छे शिक्षक की भूमिका यही होती है कि वो अपने आप को पूरी तरह से खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करे, बच्चों के बीच में सारी चीजें, उनके डाउट्स को क्लियर कर सके। और जब बच्चा संतुष्ट होकर के, सेटिस्फाइड होकर कह दे कि मेरे शिक्षक ने मुझे ये बताया है और मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, तब मुझे लगता है कि एक बेहतर शिक्षक के लिए ये सर्वोत्तम उपहार होगा। और सिर्फ पैसा कमाना ही या फेम प्राप्त करना ही एजुकेशन का वैल्यू नहीं है मैम। एजुकेशन का जी सर। वैल्यू है कि आप समाज को क्या दे सकते हैं, आप अपने
आस-पास पड़ोस को क्या दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को क्या दे सकते हैं, या आप और आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं, तो उस लेवल पर भी शिक्षा का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और इसके लिए एक अच्छे शिक्षक की ही ज़रूरत पड़ती है, और वो अच्छा शिक्षक अगर होगा, तो ज़रूर अपने बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन देगा, अच्छी दिशा देगा। जैसे हम लोग अभी ग्रेजुएशन में पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाते हैं, फिर आगे रिसर्च में ले जाते हैं, और वो बच्चा हमारा आगे जा करके अगर सफलता प्राप्त करता है, हमारी जो क्वालिटी है उसको अगर वो मेंटेन करता है, आगे उसके बारे में कुछ सोचता है, तो हमें भी ये फीलिंग आती है कि कम से कम इसने सफलता हासिल की और ये आगे निकल गया है, तो ये हमारा बहुत बड़ा जो है अपने लिए ही कह सकते हैं कि एक अपना मनोबल खुद ही बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है अपना, ये कि ये बच्चे ने ऐसा किया और इस तरह से उसकी जो है प्रगति हुई। अगर वो बच्चा बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, टीचर बन जाता है, या फिर सिविल सर्विस में जाना चाहता है, तो कहीं भी अगर वो जाता है, सफलता प्राप्त करता है, तो हमें लगता है कि हमने उसको जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान जी। हमारा सार्थक हुआ है। और इस तरह से एक बेहतरीन शिक्षक के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सके। सिर्फ़ ये ना सोचे कि मैं इतना पैसा पाता हूँ, तो मैं इतना ही पढ़ाऊँ, या उतना पाता हूँ, तो उतना ही पढ़ाऊँ। ये भावना जी, नहीं जी होनी सर। चाहिए। बच्चों के लिए जो है अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। त्याग करना ही शिक्षक का सबसे बड़ा गुण होता है। अगर शिक्षक त्यागी नहीं है, तो फिर वो किसी काम का नहीं हो सकता। तो ये है मैडम, बिल्कुल। जी सर, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने सर, कि ज्ञान जितना हमारे पास जो है हम इतना दूसरों को न्यौछावर करेंगे तो उतना ज्ञान हमारा भी बढ़ेगा और उतनी अच्छी चीजें जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को मिलेगी सर। और जी, जी, अभी जी, मैं जी। पर्सनली पूछना चाहूंगी कि अभी जो शिक्षक दिवस आ रहा है, तो आपके हिसाब से शिक्षक दिवस जो है क्या मायने रखता है? आपके हिसाब से क्या चीज है सर? देखिए मैम, ये अभी ग्लोबलाइजेशन का समय चल रहा है, भूमंडलीकरण है ये। बहुत सारी जी। चीज़ें बदल गई हैं। शिक्षक दिवस की जो एक परंपरा थी, वो ट्रेडिशंस अब समाप्त हो रहे हैं। अब एक पहले ये सब चीज़ें दिल से हुआ करती थी, लोग दिल से सेलिब्रेट करते थे। अब एक फॉर्मेलिटी हो गई है, फोटोग्राफी हो गई है, ग्लैमर हो गया है, उसके तहत अब ये सारी चीज़ें चलने लगी हैं। तो मैटर नहीं करता, आप आज आकर के अगर आज सेलिब्रेट करते हैं शिक्षक दिवस, आप टीचर्स डे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आप अगर चाहते हैं अभी आप मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, आया, आपको अच्छे से सम्मान किया, लेकिन कल वही मिलता है, वो आपसे मुँह फेर लेता है, तो वो शिक्षक दिवस का कोई मायने नहीं रखता, कोई मैटर नहीं करता है। क्योंकि वो हमारे भीतर सिर्फ 5 सितंबर नहीं होना चाहिए, हमारे भीतर जो है वो जनवरी से शुरू होकर दिसंबर तक होना चाहिए कि हमारा शिक्षक दिवस ही है ये। क्योंकि हम हमेशा जी। पढ़ते-पढ़ाते रहते हैं, विद्यार्थियों को कुछ न कुछ ज्ञान देते रहते हैं, उनका ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। तो वो एक दिन आकर के शिक्षक दिवस मना के चले जाएँ और बाकी दिन पीठ पीछे मुझे कोसते रहें, तो वो अच्छा नहीं है। शिक्षक दिवस काफ़ी बदलाव वाली चीज़ें आ गई हैं, तो नए तरीके से लोग, हालाँकि हमारे कॉलेज में ये सब चीज़ें अभी भी नहीं हैं। यहाँ प्रोग्राम हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज़ होता रहता है, हिंदी डिपार्टमेंट की तरफ से, इंग्लिश की तरफ से, मराठी की तरफ से भी, और भी जितने आर्ट, साइंस, कॉमर्स जितना भी है, सब लोग कुछ ना कुछ इस डे पर सेलिब्रेट करते ही हैं हमारे यहाँ। तो इस बार भी हमारे यहाँ ये सेलिब्रेशन होगा, और मैं यही देना चाहूँगा कि गुरु हो या शिष्य हो, दोनों के बीच अनुशासन, मर्यादा और संतुलन ये बना होना चाहिए। अगर ये बना रहेगा, तो लाइफ टाइम, जीवन भर शिक्षक दिवस मनाते रहेंगे, और हमेशा इसे हम सेलिब्रेट करते रहेंगे। और लेकिन इन सब चीज़ों का होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों को भी मर्यादित होना पड़ेगा, और शिक्षकों को भी मर्यादित होना पड़ेगा। हमारे समय का जो अ, ये चक्र है, वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। इसमें लोगों को जो बहुत सारी चीज़ें हैं इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि उसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए आप पुरानी चीज़ों को अपनाइए, तभी आकर के यहाँ नया कुछ कर सकेंगे। अगर आप एकदम बिल्कुल नए सिरे से नया ही करना चाहेंगे, तो नया आप नहीं बना पाएँगे, क्योंकि किसी चीज़ को बनाने के लिए या करने के लिए हमें अपने अतीत में झाँकना पड़ेगा, हमें अपने
वेदों पुराणों उपनिषदों में भी जाना पड़ेगा। वहां से हमें गुरुकुल से शिक्षा का आप शुरू कीजिए, वहां से जो ज्ञान मिलता है गुरुकुल से, जो शिक्षा हमें मिलती है, हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने जो हमें, हमारे जो गुरु लोग रहे हैं उन्होंने जिस ढंग से, आज शिक्षा का क्या कहें, पनिशमेंट तक तो बंद कर दिया गया है। और ये एक यही पनिशमेंट था जो एक पनिशमेंट देने के बाद वो सीधे आईएएस अधिकारी नजर आता था बन करके, ना? तो ऐसा होता था, है ना, वो प्रोफेसर बन जाता था। लेकिन आप पनिशमेंट को रोक रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी का कोई दुश्मन होता है, कोई जबरदस्ती शिक्षक किसी को पीटने लगेगा, गलतियों पर ही शिक्षक बोलता है, अन्यथा नहीं बोलेगा। लेकिन जब इस पर इस तरह से पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है तो इससे शिक्षा भी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, क्योंकि जब तक आपको दंड नहीं मिलेगा तब तक शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है दंड, है ना? दंड नहीं मिला तो शिक्षा नहीं, क्योंकि देखिए गलती आप करेंगे तो आपको सिखाएगा कैसे जब तक आपको डांटेंगे नहीं, जब तक हम आपको बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे कैसे। और जरा सा आज का समय ये है, शिक्षक दिवस की आप बात कर रही हैं मैडम, आज का समय ये है कि आप अगर एक बच्चे को बोल दीजिए, कल अगले दिन वो अपने पेरेंट्स को लेकर के हाजिर हो जाएगा, आपने क्यों कहा, मेरे बच्चे को ऐसा क्यों बोला। तो ये सारी चीजें हैं, तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर भी और शिक्षक का स्तर भी गिरता हुआ दिखाई देता है। तो आज हम बस, मैंने कहा ना, सिर्फ पेपर पर और फॉर्मेलिटी के लिए अभी शिक्षक दिवस को कर सकते हैं, बाकी शिक्षक बेहतर हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, पढ़ने वाले विद्यार्थी भी हैं आज, लेकिन कमोबेश इसकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोगों की रुझान जो है बिल्कुल इसमें बदलती जा रही है, लोग अलग ढंग से व्यवहार करने लगे हैं। तो शिक्षक के लिए तो भी एक कहीं ना कहीं शर्मनाक है, अगर कोई विद्यार्थी उनका कुछ आपत्तिजनक कोई कार्य करता है या अनुशासित नहीं रहता है, अमर्यादित रहता है, तो वो उसके लिए भी गलत होता है। मैंने कहा ना, दंड सबसे जरूरी है। अगर आप पनिशमेंट नहीं देंगे तो आप विद्यार्थी को नहीं सिखा सकते हैं, डांट बोल नहीं सकते अगर आप क्लास में। मैं लेकिन बहुत इस मामले में बहुत सख्त हूँ। आज भी मैं, अगर बच्चों को बोलना रहता है तो मैं डांट देता हूँ, बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे बड़े हैं। मान लीजिए छोटे बच्चों के लिए, हम लोगों के यहाँ बच्चे बड़े हैं, वो मेच्योर हो गए हैं, जब आते हैं तो काफी मेच्योर हो चुके होते हैं, ग्रेजुएशन तक आते आते वो लोग। और लेकिन फिर भी हम लोगों ने भी मार खाया, आप विश्वास नहीं करेंगी, दोनों हाथ नहीं है लेकिन मार बहुत खाया हूँ। तो अब ये जान लीजिए, जितने शिक्षक हमारे हैं उसमें से 2-4 शिक्षक हमें जरूर पीटे हैं, शुरू से लेकर, बचपन से लेकर के बहुत मार खाया हूँ, लेकिन तभी बना हूँ कुछ। अगर नहीं खाया होता तो शायद नहीं बन पाता। कुछ गलतियां जरूर की होंगी, इसलिए मार खाया मैंने, इसलिए पनिशमेंट मिला मुझे। तो वो पनिशमेंट बेकार नहीं गया, आज मैं उनको याद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बनाने के लिए मारा। तो इसलिए मैं यही संदेश देता हूँ कि अगर किसी को किसी का शिक्षक पनिशमेंट देता है थोड़ी देर के लिए बच्चों को, तो उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, उसे दूसरे तरीके से उसका मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो आपके भविष्य के लिए ही कुछ करता है, भविष्य के लिए ही आपके वो बेहतर बनाने के लिए ही वो आपको पनिशमेंट दे रहा है, आपको दंड दे रहा है। मैं कई बार फिल्में देखने के लिए भी मार खाया हूँ, दूसरों को पीटने के लिए भी, शरारती बहुत था मैं, तो लोगों को मार भी देता था। मेरे पास हाथ नहीं था तो मैं अपने सिर के सहारे लोगों को मार देता था। अपने कई दोस्तों को मैंने जख्मी किया था उस समय, और उसके लिए भी मैं मार खाया हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो मार खाना भी आज मेरे जीवन में बहुत अच्छा साबित हुआ है, बहुत सही साबित हुआ है। तो इसलिए इस शिक्षक दिवस पर मैं यही संदेश दूंगा कि अगर किसी विद्यार्थी को कोई शिक्षक पनिशमेंट देता है तो उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए, उसे अपना प्रेम समझकर, उसे आगे फ्यूचर अपना भविष्य समझकर उसे स्वीकार करना चाहिए। और पेरेंट्स के लिए भी है ये कि तत्काल वो किसी कंप्लेंट को लेकर के ना पहुंचे, वो उनके बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं उन्हें हानि ही पहुंचाएगा। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कुछ जी जी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक डिसिप्लिन और एक लिमिटेशन में जो है, अगर गुरु और शिष्य का रिलेशन रहेगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना, ये चीजें जो है, पढ़ाई का जो है सिलसिला आगे बढ़ सकता है और आगे जो है शिक्षा दी जा सकती है। और दूसरा, आपने ये भी पॉइंट बिल्कुल सही कही कि जो पेरेंट्स जो है, जो पनिशमेंट के रिलेटेड जो है, जो तुरंत जो है कंप्लेन करने आ जाते हैं, तो ये भी एक जरूरी बात है कि जैसे हमने भी पढ़ाई की हुई है तो हमें भी छोटी मोटी पनिशमेंट्स मिलती थी,
लेकिन हमें जो है वो बिल्कुल। वैल्यू पता चलती है, शिक्षक की वैल्यू हमें पता चलती है, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लेना चाहिए कि अगर पनिशमेंट मिलती है आप उसे नेगेटिव वे में लीजिए, आप उसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए उस चीज को, तभी जो है बिल्कुल। शिक्षा और जो शिष्य है वो आगे बढ़ सकते हैं, और जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन की जो नींव है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगी इस चीज की वजह से। तो बहुत ही आपने बढ़िया मैसेज दिया है आपने सभी चीज को। और लास्ट में अंत में मैं पूछना चाहूंगी कि अभी जो है बहुत सारे और भी जो है नए शिक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं, नए शिक्षा जो क्षेत्र है उसमें वो आने की कोशिश कर रहे हैं, जो नए टीचर्स आ रहे हैं या जो हमारे नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर अंत में? मैम बहुत सारी, मैंने कहा ना ये बदलाव का युग चल रहा है। बहुत सारी शिक्षा नीतियों में भी बहुत सारे चेंजेज आए हैं, चाहे वो क्वालिफिकेशन को लेकर के हो या पाठ्यक्रम को लेकर के हो। सिलेबस जो हमारा तैयार हो रहा है वो हमारे कॉलेज में भी 2000 जून 2023 से एनईपी जो आया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी हमारे यहाँ अभी जून 2023 से ही लागू हो गई है। और अब इसके अकॉर्डिंग बच्चों को मैं ये संदेश दूंगा कि वो पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम लग रहा है हमें भी, क्योंकि उसमें बहुत सारे आयाम, उसके डायमेंशंस हैं, जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। और नए आने वाले शिक्षकों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन कुछ यूजीसी जो रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए ही उनको यहाँ तक पहुंचना है। तो उस स्टेप जी से उनको, चाहे वो रिसर्च कंप्लीट करके आना है या फिर यूजीसी की जो पात्रता परीक्षा है, नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करके जो हम अपने विद्यार्थियों को भी तैयारी करवाते हैं उसकी, तो उसके माध्यम से भी आना है। तो उन शिक्षकों का स्वागत है। अब ये है कि थोड़ा सा अब जो उस तरीके से था पहले का सिस्टम, अब बहुत कुछ बदल गया है। पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला भी काफी परिवर्तित हो गया है। तो अब के शिक्षकों को बहुत कुछ सीख करके आना होगा, बहुत कुछ सजग होकर के आना होगा। तब भी सीख करके ही आते थे। एक समय था जब यूजीसी नेट नहीं होता था, तब भी हमारे शिक्षक बहुत अच्छे शिक्षक होते थे। बाद में ये जी पात्रता परीक्षा आई। पहले एमए एमए सिर्फ पीजी के आधार पर ही, पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर भी नियुक्ति होती थी। उसके बाद आया यूजीसी नेट और ये सारी चीजें, रिसर्च वगैरह बाद में आया, तब लोगों ने रिसर्च किया। तो धीरे धीरे क्रम बदलता रहता है, परिस्थिति बदलती है, माहौल बदलता है। तो उसी के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, माहौल के अनुसार हमें अपने आप को भी ढालना होगा। जो नई चीजें आ रही है उसे अपनाते हुए, लेकिन पुराने को भी भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है। वहां से भी हमें बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं। तो नए और जी पुराने का सामंजस्य बनाते हुए नए शिक्षकों का मैं जो नई नियुक्तियां हो रही हैं उनको मैं हृदय से बधाई देता हूं और उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन ये है कि वे आए और पूरी तैयारी के साथ आए, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत कुछ एनईपी में बदला है और बहुत सारे जो पेपर के पैटर्न हैं वो भी बदल रहे हैं। बहुत सारे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जो कॉलेजेस हैं सब ऑटोनॉमस हो गए हैं, तो सबके अपने अपने पाठ्यक्रम हैं। पहले ये होता था कि यूजीसी का पाठ्यक्रम जो है वो आप तैयार कर लीजिए तो कहीं भी किसी इंटरव्यू के लिए आप फेस कर सकते हैं, प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन अब ये है कि आपको हर जगह के पाठ्यक्रम के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हमारे कॉलेज का अगर ऑटोनॉमस कॉलेज है तो हमने अपने पाठ्यक्रम में क्या क्या रखा है इसकी जानकारी भी होनी चाहिए शिक्षक को। हम लोग भी हालांकि जो पाठ्यक्रम तैयार करते हैं वो यूजीसी और अपने जो हमारी यूनिवर्सिटी है जिससे हमारा कॉलेज एफिलेटेड है उसको फॉलो करते हुए ही हम पाठ्यक्रम अपना प्रिपेयर करते हैं, उसको अच्छे से मेंटेन करते हैं, ताकि बच्चों को आगे भी हम सुलभता से वो चीजें दे सकें जिससे वो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वो आ सके। और एक और खुशी की बात मैडम, मैंने सिविल सेवा की परीक्षा भी जरूर दी है। हालांकि मैं उसी दौरान मेरी शादी हुई और फिर आगे बच्चे और फिर यहाँ नौकरी मैंने ज्वाइन कर लिया, तो तैयारी मेरी बाधित हुई। लेकिन एक मेरा जो मन था, मेरी दिली इच्छा थी कि मैं भी सिविल सर्विस में जाऊं। लेकिन यहाँ आकर भी मैं बहुत खुश हूँ। और लोगों को, नए अध्यापकों को, नए शिक्षकों को, विद्यार्थियों को मेरा ढेर सारा स्नेह, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। मैं इन लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। वे आए और एक नई शिक्षा लेकर आए, नए बच्चों में नई चेतना का जागरण करें, नई चेतना की स्फूर्ति करें, जिससे वे जी आगे बढ़ सकें।
और हमारे बीच में एक मिसाल बनकर और एक नया प्रतिमान स्थापित करें, नए मानदंड स्थापित करें, नई नई नीतियां अपनाएं, नए नए जो शिक्षा के आयाम हैं उसको आगे बढ़ाएं, उसके माध्यम से बच्चों को प्रेरित करें, और यही शिक्षा मैं देना चाहता हूं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। और एक जो है नई शिक्षा मिली कि धन्यवाद। फिजिकल लिमिटेशन जो है वो हमारे ऊपर ही है, हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं। आपने ये दिखा दिया कि फिजिकल लिमिटेशन कोई लिमिटेशन होती ही नहीं है, हम चाहे जो चाहे हम वो सब कुछ कर सकते हैं। और आप इतनी बढ़िया चीजें कर रहे हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं, और इससे आई एम श्योर कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो बहुत ही अच्छी फ्यूचर जनरेशन बनेगी और बहुत ही आगे प्रगति करेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमसे हमारे साथ जुड़े और आपने अपना जो है कीमती वक्त दिया और इतना कुछ अच्छे जी अच्छे जी मैसेजेस आपने दिए, आपने अपने बारे में बताया। तो बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन रहा सर आपके साथ बात करके। सो थैंक यू सो मच सर। और मेरी जो है धन्यवाद बहुत मैम, सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके धन्यवाद। साथ है, आपके परिवार के साथ बहुत सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और ऐसे ही जी, आगे बिल्कुल सपोर्ट बिल्कुल, करते बहुत रहिए बहुत सबके साथ, धन्यवाद। और ग्रो करते रहिए जी सर। जी, सब बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया मैम, सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैम, थैंक बहुत यू बहुत सो मच धन्यवाद सर। मैम। जी जी, थैंक यू सो मच ओके। सर। सो फ्रेंड्स, आपने देखा डॉक्टर महात्मा पांडे जी की जर्नी, कितनी इंस्पायरिंग जर्नी थी। और हालांकि जो भी फिजिकल डिसेबिलिटी है नहीं है, ये हमारे मन के ऊपर है, और मेंटली हम लोग कैसे लेते हैं वो हमारे ऊपर है। और बहुत ही बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं उनसे जुड़ पाई, एंड थैंक्स टू डॉक्टर भगवती प्रसाद उपाध्याय जी सर, जिन्होंने जो है मुझे कांटेक्ट करवाया ऐसे शिक्षक के साथ जो है, जो दिल से पढ़ाते हैं और जो इतनी अच्छी शिक्षा जो है देते हैं वो सभी विद्यार्थियों को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने अभी तक जो हमारे सेशन के साथ जुड़े रहे। और आप मुझे लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं, हमारा WSCCI का पेज लिंक अवेलेबल है। और थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड रियली रियली थैंक्स टू ऑल माय टीचर्स, जो भी मेरे टीचर्स थे बचपन से लेके अभी तक जो है मेंटर्स हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं वही कोशिश कर रही थी कि मैं हमारे टीचर्स के साथ भी सेशन कर पाऊँ। सो होपफुली जो है सेशन मैं उनके साथ जल्द ही कर पाऊंगी। एंड थैंक्स टू ऑल द साधु वासवानी स्कूल, टू किशोर स्कूल, और कपूर सर, ये सब जो है मेरी नींव रहे हैं मेरी शिक्षा के लिए। और लेट्स ग्रेटिट्यूड टू ऑल द टीचर्स, सैल्यूट टू ऑल द टीचर्स। और जो है बहुत ही अच्छा लगा, और मैं यहाँ तक पहुंच पाई हूँ मेरे शिक्षकों की वजह से, उनके ज्ञान की वजह से, और उनके जो पाथ उन्होंने मुझे सिखाया, उन्होंने जो दिखाया हम सभी को, हम सभी स्टूडेंट्स को। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम। और डोंट फॉरगेट, इज्जत करते रहिए टीचर्स की हमेशा के लिए, क्योंकि आप फ्यूचर में जहाँ पे भी पहुंचेंगे आपको बाद में रियलाइज होगा कि टीचर्स ही वजह थी जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे पहुंच पाए, इतने शिक्षित हो पाए हैं। चाहे टीचर्स हैं, चाहे प्रोफेसर्स हैं, बी इन योर लिमिट्स। आप जो है उनका कुछ भी अगर वो डांटते हैं, कुछ मारते हैं, तो आप प्लीज उनको नेगेटिव वे में मत लीजिए। आप उनकी इज्जत करते रहिए, एंड बी थैंकफुल टू एवरीवन। So thank you so much. Stay tuned. I'll be back next Sunday with another expert and with different topics. So take care. Bye bye. God bless you.